डियर स्टूडेंट्स, ये आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीमा संबंधी दावे, इंश्योरेंस क्लेम्स। देखिए, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बीमा संबंधी दावे किस प्रकार के होते हैं, तो अपन कहेंगे बीमा संबंधी अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। क्या है? क्षतिपूर्ति का, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं ये। बीमा अनुबंध एक तरह के क्षतिपूर्ति अनुबंध कहलाते हैं, यानी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि ये बीमा कंपनी आग लगने या बाढ़ आने या भूकंप जैसे कारणों से जो हानि होती है, उस हानि की भरपाई, उस हानि या नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमित व्यक्ति को करती है, यानी जो बीमा लेता है उसको करती है। तो इस प्रकार के अनुबंध क्या कहलाते हैं? क्षतिपूर्ति अनुबंध कहलाते हैं। देखिए, आज कोई भी व्यवसायी अपने रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस पर निर्भर होता है। तो अपन इस अध्याय में, इस चैप्टर में 3 तरह के इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो लॉस ऑफ स्टॉक, है ना, स्टॉक की हानि, और सेकंड है लॉस ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सिक्वेंस लॉस पॉलिसी, यानी बिजनेस प्रीमाइजेज में यदि आग लग जाती है तो उसके कारण हम कुछ दिनों तक बिजनेस नहीं कर पाते हैं, है ना, और उस अवधि में हम माल बेच नहीं पाते हैं तो हमें लाभ की हानि होती है। उस तरह के लॉसेस को हम परिणामी हानि या लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तीसरा कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, इसके अंतर्गत हम हर तरह के लॉस को इंक्लूड करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक भी है, इसमें हम लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाती है। तो इस तरह की जो कंबाइंड यदि कोई पॉलिसी है तो हम कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस की कैटेगरी में लेते हैं। नॉर्मली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड में से ही आते हैं, थर्ड वाले में तो रेयर ही कभी आता है। तो अपन फर्स्ट और सेकंड पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंस लॉस पॉलिसी, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो स्टॉक का बीमा, क्लेम फॉर स्टॉक इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस के संबंध में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टॉक बीमा कंपनी से हमने स्टॉक का जो इंश्योरेंस करवा रखा है उसके संबंध में क्लेम की राशि ज्ञात करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अभी कौन सा कर रहे हैं अपन? स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, है ना, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। इसमें जो प्रथम चरण है, हम इसमें अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य निर्धारण करेंगे, यानी जब बिजनेस प्रीमाइजेज में आग लगी उस समय कितनी वैल्यू का स्टॉक अपने पास था, ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, यदि मान लीजिए अपने पास पूरा हिसाब है, परचेज सेल, है ना, ओपनिंग स्टॉक, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस, सबका यदि पूरा हिसाब है अपने पास पूरे खाते बने हुए हैं, तब तो हम उसके आधार पर हम गणना कर लेंगे कि डेट ऑफ फायर, यानी आग लगने की तिथि को अपने पास कितने का स्टॉक था। यानी अपने पास स्टॉक लेजर पूरी बनी हुई है ना, तब तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज और उसमें जितनी भी सेल हो गया माल उसमें से लेस करके और हम वास्तविक मूल्य की गणना कर लेंगे। लेकिन सामान्यतः अपन को जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो ये मान के चला जाता है कि भाई स्टॉक का प्रॉपर लेखा नहीं था, या जो लेखा यदि रखा जाता था वो भी नष्ट हो गया, तो उस स्थिति में हमें एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके और स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी आग लगने की तिथि को अपने पास कितनी वैल्यू का स्टॉक था ये अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्मरणार्थ व्यापार खाता बनाना पड़ेगा। अब देखिए, स्मरणार्थ व्यापार खाते के लिए आपको किस किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल के खातों का जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे हम ओपनिंग स्टॉक इस बार का मान लेंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब बिजनेस वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से आग लगने की तिथि तक की जो भी परचेज और परचेज रिटर्न है वो हम इससे अपने
कैलकुलेट करके मतलब अपनी बुक से कहीं से ले करके और उनको निकालेंगे। एक इस पीरियड में नहीं, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से आग लगने की तिथि के मध्य जो सेल और सेल्स रिटर्न है उसकी इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट करेंगे। दूसरा देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अपन को। लेखा वर्ष के प्रारंभ में आग लगने की तिथि के निर्माण, अच्छा इस अवधि में जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हैं या प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनकी इंफॉर्मेशन भी अपन को चाहिए। और पिछले गत 3 से 5 वर्षों के बीच में जो हमको ग्रोस प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पर हमें औसत ग्रोस प्रॉफिट रेट चाहिए, यानी एवरेज ग्रोस प्रॉफिट रेट चाहिए। तो पिछले 3 साल या से 5 साल के बीच में जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन है उनकी ग्रोस प्रॉफिट की एवरेज रेट निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे। जैसे फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 2 में परचेजेज कोई भी है इस पीरियड की, यदि कोई रिटर्न है तो लेस कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज के रूप में वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज अपन लिख देंगे और सेल्स जो भी होगी इसमें यहाँ लिख देंगे। अब ग्रोस प्रॉफिट की प्रॉब्लम आएगी, ग्रोस प्रॉफिट कैसे लिखेंगे। तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पिछले 2 या 3 साल 3 से 5 साल के बीच का जो ट्रेडिंग अकाउंट यदि अपने पास जीपी रेट है तो उसकी एवरेज लिख देंगे, है ना। और यदि ये जीपी रेट नहीं है तो हम पिछले साल के जीपी के बेसिस पर भी हम जीपी रेट को कंसिडर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि पिछले 3 से 5 साल में जो एवरेज रेट है जीपी की ग्रोस प्रॉफिट की, यदि उनमें कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसी के हिसाब से, इंक्रीजिंग ट्रेंड है यानी 10, 15, 20 इस तरह से, तो इस साल का 25% लेंगे। 20, 15, 10 इस तरह की रेट है यदि पिछले सालों की, तो इस बार उसी हिसाब से कम करके लेंगे, है ना। और यदि फ्लक्चुएट कर रही है रेट तो उन सब की एवरेज निकाल लेंगे। इस तरह से जीपी रेट को यहाँ कंसिडर करके जीपी सेल्स। और एक बात भी ध्यान रखने वाली बात है, यदि जीपी रेट अपन को क्वेश्चन में लागत पर दी हुई है ना, तो हम उसको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट कर लेंगे। लागत को यदि 100 मान लिया और यदि 20% उसके ऊपर कॉस्ट है तो 120 के बराबर हो गई। तो जो सेलिंग प्राइस है 120 से डिवाइड करेंगे और उसको अपन 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीपी आ जाएगा, ठीक है ना। और उस जीपी को हम यहाँ लिख देंगे, यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यदि कॉस्ट पर दे रखी है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा करके और सेल से मल्टीप्लाई करके जीपी निकाल देंगे यहाँ पर। और उसके बेसिस पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और जीपी हम सेल्स के बेसिस पर परसेंटेज बेसिस पर निकाल देंगे यहाँ पर ना। और सेल्स लेस रिटर्न यहाँ लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। यदि पिछले सालों की जीपी रेट दी भी नहीं है तो पिछले 3-4 साल की, तो हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना करके सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे पिछले साल का, उसके बेसिस पे जीपी रेट निकाल लेंगे। और अच्छा यदि मान लीजिए अपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्ट वेजेज की इन्फॉर्मेशन दे रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज की ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि रियली ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करने से रिलेटेड वेजेस का पेमेंट हमने वेजेज में डाल रखा है तो उसमें से डिलीट कर देंगे। यानी कोई ऐसा एक्सपेंसेज है जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, कोई P&L अकाउंट से रिलेटेड है या फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेज है तो उसको डिलीट कर देंगे। या और भी कोई ऐसा आइटम है जो कोई ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है तो उसके इफेक्ट को निल कर देंगे। यदि एक्सपेंसेस कम लिखे हुए हैं तो बढ़ा देंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा लिखे हुए हैं तो कम कर देंगे। इस प्रकार से वो भी कोई एडजस्टमेंट होगा तो कर लेंगे। कभी कभी जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी होती है क्वेश्चन में, है ना, स्टॉक की जो वैल्यू दे रखी है वो लेस देन कॉस्ट या मोर देन कॉस्ट भी दी रखी होती है। जैसे मान लीजिए कहा ये क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भाई मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन का जो ट्रेंड है वो कॉस्ट प्लस 10% है, तो हम क्या करेंगे उसको कॉस्ट पर निकालेंगे। कॉस्ट प्लस 10% यानी 110 के बराबर है, 110 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो कॉस्ट पर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई
स्टॉक का वैल्यूएशन हम 10% लेस पे करते हैं। इसका मतलब 100 माइनस 10 यानी 90 पर वैल्यूएशन किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर अपना उद्देश्य क्या है कि ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन कॉस्ट पर लानी है। यदि ज़्यादा प्राइस पर है तो कम करके लाएंगे, और यदि कम प्राइस पर है तो उसको बढ़ा करके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू सही निकाल के इसमें रखेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि कुछ स्टॉक ऐसा है जो सामान्यतः कम प्राइस पर या लॉस पर बिकता है। ठीक, ऐसा कुछ दे रखा हो कि कोई आइटम ऐसा है कि जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर या नॉर्मल जीपी रेट से नहीं बेचते हैं, उसको कम प्राइस पर यानी थोड़ा कम प्रॉफिट पर या लॉस पर बेचते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसको कहेंगे एबनॉर्मल आइटम, उसको कह देंगे एबनॉर्मल आइटम, और उसका हम कॉलम ही अलग बना देंगे। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि उसका हम कॉलम ही अलग बना देंगे, और इस प्रकार से अपना ये दो कॉलम बना देंगे, एक नॉर्मल आइटम और एक एबनॉर्मल आइटम का, और तीसरा अपन टोटल का भी बना सकते हैं। एक तो हम डेबिट साइड के 3 कॉलम बना देंगे, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। फिर क्रेडिट साइड में भी नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम और टोटल, इस प्रकार से। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार ये होता है कि किस साल में ये एबनॉर्मल नॉर्मल आइटम का कॉलम 3 अलग अलग बनाए और किस में नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको पहले हिंट दे देता हूँ कि जिस किसी ईयर में एबनॉर्मल आइटम यानी जो कम प्राइस पर बिक रहा है, यानी लॉस पर बिक रहा है या कम प्रॉफिट पर बेच रहा है, जिस ईयर में एबनॉर्मल आइटम बिकता है उस ईयर के लिए आपको 3 कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मली तो जिस ईयर में आग लगती है उसमें तो होता ही है, कभी कभी क्या है अपने पिछले सालों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन 3 साल पहले से कोई किसी क्वेश्चन में जो स्टॉक की वैल्यूएशन की जो एबनॉर्मल आइटम है 2 या 3 साल पहले से चला आ रहा है, तो जिस भी ईयर में एबनॉर्मल आइटम बिक रहा है उस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी बनाएंगे हम, नॉर्मल, एबनॉर्मल और 3 कॉलम वाला बनाएंगे। ये तो अपन को ध्यान रखने वाली बात है। अब द्वितीय जो चरण है, सेकंड स्टेप है, लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य। प्रथम चरण में जो भी अपने स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ लिख देंगे। और यदि इस कोई स्टॉक ऐसा है कि जो जलने से बच गया है, यानी वो जला नहीं है, बिल्कुल सही स्थिति में है, तो वो इसमें से लेस कर देंगे, और इस प्रकार लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक की हानि की गणना अपनी यहाँ हो जाएगी। अब क्लेम की राशि निकालेंगे थर्ड स्टेप में। तृतीय जो चरण है, थर्ड स्टेप है, उसमें हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। देखिए इसमें दो तरह की चीज़ है कि डेट ऑफ फायर को अपने पास जितनी वैल्यू का स्टॉक था, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ फायर को स्टॉक की वैल्यू का 2 लाख रुपए का माल था, यदि हमने इंश्योरेंस 2 लाख से कम का करवा रखा, देखिए सालवेज स्टॉक लेस करने से पहले, ये ध्यान रखिएगा, सालवेज स्टॉक लेस करने से पहले कितनी वैल्यू का स्टॉक था डेट ऑफ फायर को, है ना, उसको कंसीडर करना। उससे यदि इंश्योरेंस पॉलिसी कम अमाउंट की है तो हमें एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा, और हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट, इस जो क्लेम हम सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो होगा अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 2 लाख रुपए का स्टॉक था, 50,000 रुपए का मान लीजिए अपने पास सालवेज स्टॉक, तो 1.5 लाख रुपए का स्टॉक बचा हुआ था, और हमने इंश्योरेंस केवल 1 लाख का करवा रखा था। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी में 1 लाख रुपए लिखेंगे, अग्नि के समय स्टॉक 1.5 लाख 2 लाख लिखेंगे, है ना, और इनटू लॉस ऑफ स्टॉक कितना, 1.5 लाख। तो मैंने बताया 2 लाख यहाँ लिए, 50,000 लेस किया, फिर ये स्टॉक की हानि होगी अपनी 1.5 लाख। ठीक है, ये इस जो यहाँ बना रखा है इसमें अपन ये चीज़ ले लेंगे, मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ 2 लाख आ जाएगा, 50,000, 1.5 लाख, और ये अपन को ये कहा जाए कि भाई
पॉलिसी हमने 1 लाख के लिए रखी है, तो हम एवरेज क्लोज लगाएंगे और यहाँ कर देंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1 लाख, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 2 लाख और लॉस ऑफ स्टॉक होगा 1,50,000। तो इस तरह से ये जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्लेम के लिए सबमिट करेंगे। अब इसमें 2 वर्ड है, एक है इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट होता है डेट ऑफ फायर को जितनी वैल्यू का स्टॉक था वो इंश्योरेबल अमाउंट है। यदि इंश्योरेंस पॉलिसी उससे कम की है तो कहते हैं अंडर इंश्योरेंस, कहते हैं इसको न्यून बीमा। और न्यून बीमा की स्थिति में ही एवरेज क्लोज लागू होता है। यदि मान लीजिए अपने पास पॉलिसी 2 लाख की जगह, मतलब 1 लाख की जगह 2.5 लाख की थी, तो फिर एवरेज क्लोज नहीं लगेगा। जितना भी लॉस ऑफ स्टॉक होगा पूरा पूरा क्लेम आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जितनी वैल्यू का स्टॉक अपने पास था डेट ऑफ फायर को, है ना, उससे ज़्यादा की या बराबर की पॉलिसी है तो जितना भी लॉस ऑफ स्टॉक हुआ स्टॉक यानी ये पूरा हम क्लेम प्रस्तुत कर देंगे। और यदि अपने पास इंश्योरेंस की पॉलिसी कम अमाउंट की है तो फिर एवरेज क्लोज लगा करके इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी उसको हम क्लेम के रूप में सबमिट करेंगे। इस तरह से मैंने आज थ्योरेटिकल सारा कंसेप्ट इसका बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताएंगे। थैंक यू।